हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम सेकेंड टर्म शुरू करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान का। और आज के लेक्चर में हम कर्म विज्ञानी है जो हमारा अध्याय है उसे पढ़ेंगे। और बहुत छोटा है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फटाफट कवर होता है, तो हम इस क्लास कंप्लीट करेंगे। तो सिलेबस अगर हम देखें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है कर्म का, और उसके अलावा क्लासिफिकेशन क्या किया हुआ है कर्म का वो समझना है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंट जो टाइम्स है उसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्लिनिकल या ऐसे इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे हैं, तो हम इसे पढ़ेंगे और कुछ प्रिंसिपल्स एंड एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कर्म का परिचय दिया गया है कि कर्म होता क्या है। ठीक है ना, तो कर्म को डिफाइन करते हुए बोला गया है कि किसी भी द्रव्य का जो सक्रिय रूप होता है उसको क्या बोला गया है, कर्म बोला गया। अब सक्रिय से क्या मतलब हुआ, सक्रिय मतलब हुआ मूवमेंट्स। ठीक है ना, तो जहां कहीं भी आपको मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे किसी भी द्रव्य में उसे आप कर्म बोलेंगे। ठीक है, वो उसका सक्रिय रूप हो गया। ठीक है, अब जो वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक के दर्शन ने जो षड पदार्थ बताए हैं, उन षड पदार्थों में कर्म की जो संख्या है वो तीसरा स्थान है। ठीक है, मतलब द्रव्य, गुण और कर्म इस पैटर्न में तीसरे स्थान पर कर्म आता है। वहीं जब चरक संहिता ने षड पदार्थों का वर्णन किया है तो चरक संहिता के षड पदार्थ में कर्म को छठा स्थान दिया गया है। ठीक है, षष्ठम स्थान जो है वो कर्म को दिया गया है। तो इस प्रकार से कर्म का इंट्रोडक्शन दिया गया है। किसी भी द्रव्य का जो सक्रिय रूप होता है उसे हम कर्म कहते हैं। और वैशेषिक दर्शन में कर्म को तीसरा स्थान दिया गया है, वहीं चरक संहिता में उसे षष्ठम स्थान दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद है कर्म शब्द की व्युत्पत्ति, यानी उसे बनाया कैसे गया है। कर्म शब्द बनता किन शब्दों से, तो कर्मणि मणि, इसके अलावा क्रू धातु, आपने पढ़ा है संस्कृत में कि धातु और धातुओं में प्रत्यय लगकर जो है उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर कोई भी शब्द की निर्मिति होती है। तो क्रू धातु में मनिन प्रत्यय लगाने से क्या बनता है, कर्म शब्द बनता है। इसका अर्थ क्या होता है, कोई भी कार्य, किसी भी कार्य को अथवा कर्म को क्या बोला गया है, कर्म बोला गया है। तो क्रू धातु में मनिन प्रत्यय लगाने से कर्म शब्द बना है, और कर्माणि मनिन उसका एक दूसरा जो है व्युत्पत्ति है। ठीक है, अब इसके बाद कर्म शब्द की निरुक्ति क्या है, तो शब्द कल्प द्रुम, द्रुम है यहाँ पे, उनके अनुसार क्या है, यत क्रियते तत्कर्म, यानी क्या हुआ, यानी जो किया जाता है, जो किया जाता है उसे ही आप क्या बोलेंगे, वो कर्म है। बहुत ही बेसिक सी अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि जिस भी कार्य को आप करते हो उसी को आप कर्म कहते हो, तो वही उसकी निरुक्ति है, यत क्रियते तत्कर्म। इसके बाद है कर्म शब्द की लक्षण, लक्षण यानी क्या, एक तरीके से डेफिनेशन। तो तब संग्रह अनुसार कर्म के लक्षण क्या बताए गए हैं, चलनात्मकम कर्म। चलनात्मकम कर्म यानी क्या हुआ, कोई भी जब चलन रूपी क्रिया है, अब चलन रूपी मतलब सेम मूवमेंट्स, तो जो चलन रूपी क्रिया है उसको क्या बोला गया है, कर्म बोला गया है। ठीक है, किसी भी चलन रूपी क्रिया को ही कर्म बोला गया है, किसके अनुसार, तर्क संग्रह के अनुसार। तो डेफिनेशन जो है आपको वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद वैशेषिक दर्शन के अनुसार डेफिनेशन क्या दी गई है, तो वैशेषिक दर्शन में बोला गया है कि एक द्रव्यम अगुणम। ठीक है, अब ये अगुणम क्या होता है, संधि है यहाँ पे अगुणम। ठीक है, संयोग विभाग अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षण। तो कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पे हाईलाइट करने वाले वो क्या है, एक द्रव्यम, एक द्रव्यम यानी क्या हुआ, यानी कि जितने भी द्रव्य हैं, ठीक है ना, जितने भी द्रव्य हैं सबका अपना कर्म है, अलग अलग। आपके बुक में एग्जाम्पल कैसे दिया हुआ है कि मान लो कोई कार चल रही है, तो कार में पैसेंजर्स बैठे हैं, तो कार का अपना अलग कर्म है, मतलब मूवमेंट है, और इंसान का अपना अलग मूवमेंट है। तो इसे आप फिजिक्स में ऐसे समझते हैं ना कि मान लीजिए कि कार चल रही है और एकदम से रुकी, तो कार रुकी लेकिन पैसेंजर्स क्योंकि टेंडेंसी, वो जो हम न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, अ सब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, ऐसा। तो क्या बोला गया है कि एक द्रव्य में जितने द्रव्य हैं सबके अपने अपने क्या है, विशेष कर्म है। ठीक है, उसके बाद अगुणम, अगुणम का अर्थ क्या हुआ कि उसका खुद का कोई गुण नहीं होता है, मतलब वो गुण रहित है। ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा कि गुण किसमें होता है, गुण जो होते हैं क्वालिटीज वो किसमें होती हैं, गुण आपके द्रव्य में होते हैं।
ठीक है। तो गुण और द्रव्य जो है दो अलग अलग चीजें हैं, तो इसलिए बोला गया है कर्म जो है वो स्वयं कैसा है, गुण रहित है। इसके बाद क्या बोला है, संयोग विभाग का अनपेक्ष कारण है। क्या होता है ये, संयोग यानी क्या होता है, दो चीजों का मिलना, और विभाग यानी क्या होता है, उनका अलग होना है। तो संयोग और विभाग का अनपेक्ष कारण, अनपेक्ष मतलब होता है अपेक्षा ना होना, तो अनपेक्षा या अनपेक्ष कारण, इसको क्या बोला गया है, अगेन कर्म बोला गया है। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो डेफिनेशन है उसमें जो पॉइंट्स है वो क्या है, एक द्रव्यम, एक द्रव्यम यानी क्या हुआ कि जितने भी द्रव्य हैं संसार में, हर एक द्रव्य में अपना अपना विशेष एक कर्म जो है वो आश्रित रहता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट रखने वाली ये है कि जितने भी सर्वव्यापी, सर्वव्यापी मतलब क्या होता है, जो सब जगह पाए जाते हैं, जितने भी सर्वव्यापी द्रव्य हैं, जैसे कि आकाश, ठीक है, काल, दिशा, ये हर जगह पाई जाती है। कोई भी जगह जैसे डायरेक्शन लिस्ट होगी नहीं, कोई तो उस पे हम डायरेक्शंस लिखते ही हैं, है ना। जो सर्वव्यापी द्रव्य होते हैं उनमें कर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि कर्म को हमने क्या बताया, संयोग और विभाग का अनपेक्ष कारण। अब मान लो कोई द्रव्य द्रव्य जो है वो सर्वव्यापी है, तो वहां ना संयोग देखने को मिलेगा ना विभाग, क्योंकि वो सब जगह पे है, कांस्टेंट है एक तरीके से, है ना। तो इस वजह से सर्वव्यापी द्रव्यों में कर्म जो है वो नहीं देखने को मिलता, ठीक है। इसके बाद जो अगली डेफिनेशन दी हुई है वो चरक संहिता के अनुसार दी हुई है कि संयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यदपेक्षते। अगेन जो बात वैशेषिक दर्शन में बोली है वही बात चरक संहिता में भी बोली गई है कि संयोग और विभाग, इनका अनपेक्ष कारण क्या है, कर्म है। संयोग क्या होता है, संयोग का अर्थ होता है किसी दो चीजों का मिलना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक इजी एग्जांपल से समझते हैं, कोई पेड़ है, ठीक है, और कोई बच्चा या कोई इंसान पेड़ से आके मान लो पेड़ के पास आया, तो यहाँ जो बच्चे का और इस पेड़ का मिलना हुआ दैट इज संयोग, ठीक है। और विभाग क्या हुआ, यही बच्चा इस पेड़ से जब दूर गया, दैट इज विभाग, है ना, सेपरेट होना। विभाग इज व्हाट, सेपरेट, एंड संयोग क्या है, कंबाइन। तो इन दोनों ही चीजों में उसे किस चीज की जरूरत पड़ी, कर्म की, उसने मूवमेंट किया, है ना। तो संयोग विभाग का जो अनपेक्ष कारण है, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम, यानी क्या है, द्रव्य में आश्रित है। क्या मतलब होता है द्रव्य में आश्रित से, आपको ऐसे कहीं सेपरेटली ऐसे कर्म चलता हुआ दिखता है क्या कि अरे वो देखो कर्म जा रहा है, नहीं ना। कर्म हम कैसे बोलते हैं, किसी द्रव्य में बोलते हैं। अभी यहाँ हमने द्रव्य क्या लिया, व्यक्ति, कर्म कौन कर रहा है, व्यक्ति कर रहा है, तो व्यक्ति पे आश्रित हुआ, तो द्रव्य में आश्रित रहता है, कभी उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। आश्रित का मतलब हुआ कि इट हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो इसलिए चरक संहिता की डेफिनेशन में बोला है संयोगी च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम, कर्तव्य की जो क्रिया होती है उसको ही क्या बोला गया है, कर्म बोला गया है, अनपेक्ष कारण जो अपेक्षा नहीं रखता है, ठीक है। इसके बाद अगली डेफिनेशन हमें आयुर्वेद के अनुसार बताई गई है, चरक संहिता भी आयुर्वेद अनुसार ही है, बट और क्या क्या डेफिनेशन दी है। तो उसमें पहली डेफिनेशन है प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते, यानी क्या हुआ, जो प्रयत्न है, प्रयत्न यानी क्या होता है, प्रयास, कोशिश, जो प्रयत्न आदि कर्म है या जो चेष्टा, चेष्टा यानी क्या होता है, चेष्टा यानी मूवमेंट्स, है ना। तो प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते, यानी जो प्रयत्न आदि द्वारा जो चेष्टा की जाती है यानी मूवमेंट, इससे प्रयास से एफर्ट्स, तो जो एफर्ट्स लगाकर जो मूवमेंट्स किए जाते हैं उनको ही क्या बोला गया है, कर्म बोला गया है। कहाँ है ये डेफिनेशन, तो चरक संहिता के सूत्र स्थान में दी गई है, प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या है, यत् कुर्वन्ति तत्कर्म, जो आपने निरुक्ति में भी देखा था, यानी क्या, यानी जो किया जाता है, जो किया जाता है उसी को क्या बोला गया है, कर्म बोला गया है। यत् कुर्वन्ति तत्कर्म, यानी जो कार्य किया जाए वो कर्म है।
अब इसके बाद क्या है, कर्म के भेद बताए गए हैं। ठीक है, भेद यानी टाइप्स बताए गए हैं। तो तर्क संग्रह अनुसार कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं, तो 5 प्रकार से तर्क संग्रह अनुसार कर्म बताए गए हैं। कौन से हैं? सबसे पहले है उतक्षेपण। ठीक है, उतक्षेपण यानी क्या हुआ, अपवर्ड मूवमेंट। जितने भी अपवर्ड मूवमेंट्स हैं वो क्या हुए, उतक्षेपण। दूसरा क्या है, अपक्षेपण। अपक्षेपण यानी क्या हुआ, डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारे पास क्या है, आकुंचन। आकुंचन यानी कॉन्ट्रैक्शंस, चीजों का पास में आना, सिकोड़ना, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद है प्रसारण। प्रसारण यानी क्या, कॉन्ट्रैक्शन का ऑपोजिट यानी एक्सपेंशन, चीजों का दूर जाना। और लास्टली इनके अलावा जितनी भी क्रियाएं हैं, दैट इज गमन यानी उत्क्षेपण, अपवर्ड, डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, इनके अलावा जितने भी ऑल अदर एक्शंस हैं वो सारे किस में आ गए, गमन में। इस प्रकार से तर्क संग्रह में 5 प्रकार से कर्म के भेद बताए गए हैं, जिसमें क्या है, उत्क्षेपण यानी कि अपवर्ड मूवमेंट, अपक्षेपण डाउनवर्ड मूवमेंट, आकुंचन यानी कॉन्ट्रैक्शन, प्रसारण यानी एक्सपेंशन और गमन। ठीक है, अभी इंडिविजुअली एक एक को देखते हैं। तो उत्क्षेपण क्या बताया हुआ है, हमने क्या पढ़ा, क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट, है ना। तो उत्क्षेपण की डेफिनेशन क्या दी है, ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपण। कहां से, ऊर्ध्व देश से, यानी क्या, अपवर्ड, है ना। संयोग मतलब मिलना, तो जो ऊर्ध्व देश यानी ऊपर जाके मिलता है, मतलब अपवर्ड मूवमेंट का था, उसको क्या बोला गया, उत्क्षेपण बोला गया। उदाहरण क्या हुआ, मान लीजिए आपने कोई बॉल ली और उस गेंद को आपने क्या किया, ऊपर फेंका, है ना। उस बॉल को ऊपर फेंकने से जो बॉल का अपवर्ड मूवमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज उत्क्षेपण। ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे रॉकेट है, तो रॉकेट जब ऊपर की डायरेक्शन में जाता है तो दैट इज ऑल्सो उत्क्षेपण। अगर आयुर्वेद के उदाहरण से समझना है, तो अगर आपने अब तक वात दोष पढ़ा है, तो जो उदान वायु होती है उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, ऊर्ध्व दिशा में। तो जितना भी अपवर्ड मूवमेंट के एग्जाम्पल्स है वो सब किसमें आ गए, उत्क्षेपण में। उसके बाद है अपक्षेपण, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, इसका क्या है, श्लोक क्या है, अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपण। अधो यानी क्या हुआ, डाउन, अधो मतलब होता है डाउनवर्ड, तो अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपण। अब इसका उदाहरण क्या सोच सकते हैं आप, सेम, मान लीजिए आपने उसी बॉल को किसी क्लिफ से या किसी माउंटेन से या किसी हायर पॉइंट से नीचे फेंका। अब वो बॉल कहाँ आई, नीचे आई, उसने कैसा किया, डाउनवर्ड मूवमेंट किया, तो दैट इज अपक्षेपण। और इसके अलावा क्या एग्जाम्पल, अपान वायु। अपान वायु आप आयुर्वेदिक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो अपान वायु है उसके डायरेक्शन कैसे होते हैं, तो नीचे की डायरेक्शन होती है, दैट इज अपक्षेपण। तो जितने भी डाउनवर्ड मूवमेंट आपको जहां जहां भी आप इमेजिन कर सकते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, अपक्षेपण। उसके बाद है आकुंचन। आकुंचन यानी क्या हमने पढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन। क्या है श्लोक, शरीर से सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचन। सन्निकृष्ट मतलब क्लोजनेस, तो शरीर से सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचन मतलब जो आपकी बॉडी से पास लाए, है ना, क्लोज टू योर बॉडी, दैट ऑल मूवमेंट्स आर आकुंचन। एग्जाम्पल आप नीचे, अब क्लोज टू बॉडी मतलब नेसेसरली आपकी बॉडी नहीं है, मतलब किसी भी चीज को क्लोज लाना, आप ऐसे याद रखें कि क्लोज लाना इज आकुंचन। मान लीजिए आपने अपने हाथ से क्या किया, कागज को कुचला, तो वो ऐसे आपने तोड़ मरोड़ करी उसकी, तो उसके जो पार्टिकल्स थे वो पास में आए, है ना, तो दैट इज आकुंचन। इसके अलावा कोई मान लीजिए फ्लावर बर्ड है, ठीक है, अगर ऑपोजिट मूवमेंट अगर आप देखेंगे, कोई चीज क्लोज हो रही है, आप मुट्ठी बंद कर रहे हैं ना, तो आप अपने फिंगर्स क्या कर रहे हैं, एक साथ ला रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, दैट इज आकुंचन। आकुंचन मतलब क्या हुआ, क्लोज करना चीजों को। एक्सपैंड मतलब, प्रसारण मतलब एक्सपैंड।
ठीक है, मतलब उन्हें दूर दूर लेके जाना। तो ये हो गया विप्र पृष्ठ संयोग हेतु प्रसारण। विप्र पृष्ठ यानी कि क्या हुआ, शरीर से दूर। अब शरीर से दूर के एग्जाम्पल आप क्या क्या सोच सकते हैं। मान लीजिए किसी फूल का खिलना, तो वो पहले बड थी, क्लोज थी, और वो जब वो खुली तो उसके जो पेटल्स हैं वो कैसे हुए, दूर दूर हुए ना, एक्सपैंड हुए। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रसारण। ठीक है। एंड लास्टली हमारे पास क्या है, गमन। गमन क्या हुआ, अन्य सर्व गमनम, यानी अन्य जितने भी काम हैं, जितने भी रेस्ट ऑफ द मूवमेंट्स हैं, वो सब किसमें आ जाते हैं, तो वो सब गमन में आ जाते हैं, है ना। अन्य सर्व गमनम। अब इसमें गमन में कौन से मूवमेंट आप सोच सकते हैं। मान लीजिए भ्रमण कर रहे हैं आप, भ्रमण मतलब ऐसे ही किसी भी दिशा में चलना, वो भ्रमण हो गया। ठीक है। वेचन, स्पंदन, स्पंदन यानी कि आप कह सकते हैं पाल्पिटेशन टाइप। ठीक है, वो स्पंदन। तिर्यक गमन, तिर्यक गमन मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना। तो ये सब अपवर्ड और मूवमेंट, अपवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, इनके अलावा मूवमेंट्स हुए ना, इसलिए गमन में जितने भी रेस्ट ऑफ द मूवमेंट्स है हम उन्हें कंसिडर करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आयुर्वेद में कर्म का डिवीजन कैसे किया हुआ है, तो अलग अलग प्रकार से आयुर्वेद में कर्म का विभाजन किया हुआ है। इसमें सबसे पहले है विविध कर्म, यानी दो प्रकार से कर्म का डिवीजन किया हुआ है, जिसमें पहले क्या है, लौकिक। लौकिक यानी कि जितने भी आपकी फिजिकल मूवमेंट्स हैं, ठीक है, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, ये सब जो काम होते हैं वो सब किसमें आ जाते हैं, लौकिक में। और दूसरा क्या है, अलौकिक। अलौकिक में क्या क्या आ जाता है, जो थोड़ा सा आध्यात्मिक है। तो उस आध्यात्मिक एक्सपेक्ट अगर आप देखेंगे ना, जो परमात्मा और जीवात्मा का सम्मेलन, ऐसा सब जो बताता है, बट आध्यात्मिक कर्म जो होते हैं वो किसमें आ जाते हैं, अलौकिक में आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टाइप बताया वो है संतर्पण, और दूसरा है अपतर्पण। संतर्पण यानी क्या होता है, ग्रहण करना। ठीक है ना, मतलब हेल्थ इंक्रीज करना। तो संतर्पण से आप ग्रहण समझ सकते हैं, जब इंसान की हेल्थ अच्छी करी जाती है, नरिश किया जा रहा है। अपतर्पण मतलब क्या हुआ, लंघन करना, मतलब शरीर को अगर एक्सेस है तो कम करना, दैट इज लंघन। ठीक है, दूसरा ये बताया हुआ है। इसके अलावा एक टाइप है, दैट इज दैव और पुरस्कार। अब ये दैव और पुरस्कार क्या होते हैं, तो जितने भी दैव कर्म है वो पूर्व जन्म में जो आप खुद के लिए करते हैं उनको बोला गया है दैव कर्म। ठीक है। और जो इस जन्म में करते हैं, तो जो आपके पूर्व जन्म के कर्म है, पूर्व जन्म के कर्म है, वो सब किसके अंदर आते हैं, दैव के अंदर। और जो पुरस्कार है वो आपके इस जन्म के कर्म जो होंगे उसके अंदर आते हैं। ठीक है। तो एक डिवीजन ये बताया गया है। इसके अलावा अब त्रिविध कर्म बताएंगे, यानी अब 3 प्रकार से कर्मों का डिवीजन है। तो त्रिविध कर्म कौन से बताए गए हैं, वाचिक, मानसिक और शारीरिक। वाचिक कर्म कौन से होंगे, जो आप बोल के करते हैं, जो आप बोलने की क्रिया करते हैं वो हो गए आपके वाचिक कर्म। ठीक है। उसके अलावा दूसरी कौन सी है, तो मानसिक कर्म, जो आप सोचते हैं वो भी एक तरीके से क्रिया ही है ना, तो वो मानसिक कर्म होगा। और आखिरी शारीरिक कर्म, जो आप बॉडी मूवमेंट्स करते हैं। बहुत शब्द से ही समझ में आ रहा है, कोई डीप एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई हिडन वर्ड नहीं है। वाचिक मतलब बोलने वाले काम, मानसिक मतलब जो आप सोचने की क्रिया करते हो, शारीरिक यानी जो आपकी फिजिकल मूवमेंट्स है। ठीक है। इसके अलावा बल के अनुसार, ये तो एक टाइप हो गया। इसके अलावा जो शरीर का बल है उस अनुसार भी 3 कर्म, मतलब 3 कर्म मतलब जो थोड़े से समझ रहे, हीन मतलब कम, फिर है मध्य जो मॉडरेट, और तीसरा है उत्तम, बेस्ट। एक डिवीजन ये हो गया। इसके अलावा और अगर आप देखेंगे त्रिविध कर्मों में ही, और त्रिविध कर्म कौन से बताए हुए हैं। सबसे पहले है एक कर्मज। अब ये क्या है, ये संयोग के भेद से है, मतलब किसी, मान लीजिए एक कर्मज यानी क्या हुआ, मान लीजिए 2 दोष हैं, तो एक कर्म यानी उनका आपस में संयोग। द्वंद्व कर्मज,
और तीसरा क्या है, सर्वकर्म, यानी ये संयोग के भेद पे हुआ, एक मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं, कि सब मिल रहे हैं, और ये सर्वकर्म। तो ये त्रिविध कर्म एक तरीके से और बता रहे हैं। इसके अलावा जो लास्टली त्रिविध कर्मों में आखिरी डिवीजन है वो द्रव्यों का है। तो द्रव्य किस प्रकार से डिवाइड किए हुए हैं? सबसे पहला है दोष प्रशमन। दोष प्रशमन यानी क्या हुआ, जो दोषों को कम करे, जो बड़े हुए दोषों को कम करे, वो हो गया दोष प्रशमन। उसके बाद है धातु प्रदूषण। ये क्या करते हैं, धातु प्रदूषित करते हैं, ठीक है। तो धातु प्रदूषण, जो आपकी धातुएं हैं, रस रक्त आदि धातु, उनको दूषित करते हैं। और लास्ट में क्या है, स्वस्थ हित। स्वस्थ हित वो क्या करते हैं, हेल्थ मेंटेन करते हैं। एक और त्रिविध कर्म जो डिवाइड किया हुआ है वो किसके आधार पे है? कोई भी आप किसी भी प्रकार की सर्जरी करने जाते हैं या कोई भी काम करने जाते हैं तो उसमें कैसे करना है, पूर्व कर्म बताए गए हैं। पंचकर्म को अगर आप जाते हैं तो पहले पूर्व कर्म, जो कि क्या कहे जाएंगे, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर। किसी भी ऑपरेशन को जाएंगे तो कुछ प्रोसीजर आप पहले फॉलो करते हैं ना, दोज आर प्री ऑपरेटिव। फिर उसके बाद है प्रधान कर्म, जो मेन आप काम करने वाले हैं, जो मेन आप ऑपरेशन या जो भी करेंगे, तो दोज आर प्रधान कर्म, यानी कि ऑपरेटिव प्रोसीजर, है ना। और उसके बाद जो भी हेल्थ से रिलेटेड ध्यान रखना है या प्रिकॉशंस आप कहते हैं, दैट इज पश्चात कर्म। ये और 3 प्रकार से डिवाइड किया हुआ है। इसे कैसे बोलेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव। ये हो गया नेक्स्ट और 3 का, ठीक है। अब इसके बाद है गुण और कर्म में साधर्म्य। साधर्म्य यानी क्या हुआ, सिमिलैरिटीज क्या है दोनों में। सबसे पहली बात तो गुण और कर्म दोनों किस में आते हैं, पदार्थ में। षट पदार्थ आपने पढ़ा, तो षट पदार्थों में गुण और कर्म दोनों आते हैं, तो ये दोनों में सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों कैसे हैं, ये द्रव्य में आश्रित हैं। अब द्रव्य में आश्रित से मतलब क्या हुआ, यानी कि इनका किसी प्रकार से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है वो आपको नहीं देखने को मिलता है। मतलब आपको कर्म या गुण ऐसे अकेले कि अरे वो देखो पीला रंग जा रहा है, यू वोंट से दैट, है ना। तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो द्रव्य होगा और उस द्रव्य का पीला कलर या गुण होगा, ऐसा। अच्छा, ऑल्सो दोनों कैसे हैं, गुण रहित है। गुण रहित मतलब क्या हुआ, मतलब ना कर्म में गुण है और ना ही गुण में गुण है, दोनों कैसे हैं, गुण रहित है। और इनका क्या है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जो अभी हमने बोला, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर क्या है, द्रव्य में आश्रित। तो इनका क्या है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ठीक है। इसके बाद है डिसिमिलैरिटीज। अब यानी कि गुण में और कर्म में, इन दोनों में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो डिफरेंट है। तो सबसे पहले गुण क्या है, गुण में चेष्टा नहीं है। चेष्टा यानी क्या, मूवमेंट नहीं है। आपने देखा नहीं है ना, पिंक कलर ऐसे चल रहा है, चेष्टा नहीं है, स्टेबल है, स्थिर है। जबकि कर्म यानी क्या हुआ, मूवमेंट। तो इसमें क्या होगी, चेष्टा होगी, मूवमेंट्स जो होंगे वो देखने को मिलेंगे। इसके बाद है गुण संयोग और विभाग इनका कारण नहीं होता है। मतलब कोई भी दो वस्तुओं का संयोग या विभाग तो गुण की वजह से नहीं होता कि उसका पीला कलर है इसलिए वो लोग मतलब दो दो चीजें वो आपस में मिल रही हैं, ऐसा नहीं होगा ना। या वो मीठा है या खट्टा है इसलिए मिल रहा है, दैट डज नॉट मेक सेंस। तो संयोग और विभाग का कारण नहीं है। और कैसा, अनपेक्षित कारण तो बिल्कुल ही नहीं है, तो कारण नहीं है। जबकि कर्म जो है वो क्या कहा गया है, डेफिनेशन में ही बोला है, इस संयोग और विभाग का क्या है, कारण कहा गया है। तीसरी डिसिमिलैरिटी क्या है दोनों में, कि गुण जो है वो सर्वव्यापी द्रव्य, जितने भी सर्वव्यापी द्रव्य हैं उन सब में पाया जाता है। मतलब मान लीजिए स्काई है, तो स्काई के अपने गुण हैं, या फिर दिशा है, दिशा मतलब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के अपने गुण हैं। लेकिन कर्म जो होगा वो सर्वव्यापी द्रव्य, यानी कि आकाश हुआ या दिशा हुआ, तो उनमें नहीं पाया जाता है। तो जो कर्म है वो सर्वव्यापी द्रव्यों में नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। एंड लास्टली गुण जो है वो मूर्त अमूर्त दोनों द्रव्यों में पाया जाता है। मूर्त एंड अमूर्त। मूर्त अमूर्त मतलब, मूर्त मतलब कोई सॉलिड फिगर होना, है ना, मतलब शेप होना, मटेरियल। तो मूर्त और अमूर्त दोनों में पाया जाता है। लेकिन कर्म जो होगा वो किस में पाया जाएगा, सिर्फ मूर्त द्रव्यों में। यानी कोई ऑब्जेक्ट तभी चल पाएगी ना जब वो सॉलिडिफाइड होगी, उसका कोई शेप होगा। अब मैं बोलूँ कि मेरे थॉट्स चल रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि दे आर वॉकिंग। तो मूर्त द्रव्यों में ही क्या होता है, कर्म प्रेजेंट होता है, ताकि अमूर्त में कर्म देखने को नहीं मिलता है।
ठीक है। तो ये जो है क्या है, गुण और कर्म के बीच में बेसिक जो है डिफरेंसेस हैं। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि कर्म की आयुर्वेद में उपयोगिता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना, यूज क्या है कर्म का। तो सबसे पहले क्या बताया हुआ है कि कर्म जो है वो क्या है, इत्युक्तम कारणम। अब ये इत्युक्तम कारणम मतलब क्या हुआ, यानी कि जितनी जो आपने षट पदार्थ पढ़े ना, वो कारण है किस चीज के लिए। तो जितने भी आप सब द्रव्य देखेंगे ना, उन सब द्रव्यों में षट पदार्थ यानी जितने भी पदार्थ आप पढ़ेंगे वो सब पाए जाते हैं। तो कर्म का कार्य क्या है, द्रव्यों का संयोग और विभाग करना। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, इत्युक्तम कारणम, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है, धातु साम्यता लाता है, ठीक है। अब कर्म धातु साम्यता कैसे लाता है, तो मान लीजिए जो षट पदार्थ है उनका काम क्या है, धातु साम्यता प्रस्थापित करना। यानी जो व्यक्ति बीमार है, अगर वो सद्वृत्ति यानी अच्छे कर्म जो बताए गए हैं आयुर्वेद में उनका पालन करता है तो वो ठीक हो जाएगा। मतलब अगर आप सद्वृत्त, और ये सद्वृत्त क्या होते हैं, कर्म ही होते हैं। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, सुबह जल्दी उठना, ये सब क्या है, कर्म है। तो ये किस लिए हेल्प करते हैं, धातु साम्यता यानी हेल्थ मेंटेन करने में। इसलिए कर्म कैसा हुआ, धातु साम्यता प्रस्थापित करता है। उसके बाद कर्म रोगों का भी कारण है। अगर आप सही काम करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, और अगर आप गलत काम करेंगे या जो नियम है उसके विपरीत चलेंगे तो रोग उत्पन्न होंगे, है ना। जैसे कि जीवन में जितने भी आप गलत काम करेंगे, या मान लीजिए आप नियम पालन नहीं करते हैं, जो आयुर्वेद में दिनचर्या बताई है, ऋतुचर्या बताई है, वो गलत करेंगे, जीवन में पालन नहीं करेंगे, तो उनसे क्या होगा, रोग उत्पन्न होंगे। तो इसलिए रोगों का कारण भी क्या है, कर्म ही है। इसके अलावा जितने भी हम द्रव्य डिसाइड करते हैं, किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए, औषध निर्धारण करने के लिए भी क्या देखना पड़ता है कि उसका काम कैसा है। मतलब दोष और द्रव्यों के कर्मों के आधार पर ही आप व्याधि की संप्राप्ति बता पाते हैं। मतलब आप बता पाते हैं कि मान लीजिए आप कहते हैं कि वात दोष है, तो वात दोष क्या क्या काम करता है, उस हिसाब से आप बता पाते हैं ना कि ये व्याधि इस वजह से हुई है। तो वो कहीं ना कहीं जो कर्म है उसकी वजह से ही होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने संतर्पण और अपतर्पण ये दो चीजें पढ़ी, ये क्या थी, यानी ग्रहण करना शरीर को, यानी बढ़ाना, और लंघन करना यानी कम करना। तो ये सब क्या है, कार्य ही हुए ना। मतलब शरीर को ग्रहण करना या शरीर को लंघन करना, ये क्या हुआ, एक तरीके से कर्म ही हुआ। और ये ग्रहण और लंघन से होता क्या है, तो ये बेसिकली एक तरीके से क्या है, द्रव्यों का वर्गीकरण, मतलब डिवीजन है ना। और इसके अलावा चिकित्सा में मतलब आपको ट्रीटमेंट करना है, तो अब आप ये देखेंगे ना कि कौन सी औषध किस तरीके से काम करती है, तभी देंगे। इसके अलावा शस्त्र कर्म, ये क्या हुआ, अपने आप में कर्म है। सर्जरी, क्षार कर्म, ये भी क्या है, कर्म है। पंच कर्म, ये सब क्या है, ट्रीटमेंट ही है ना। तो इस तरीके से आयुर्वेद में इंपॉर्टेंस बताई गई है। क्या क्या है, इत्युक्तम कारण, मतलब क्या हुआ कि जितने भी समस्त संसार में या पूरे वर्ल्ड में जितने भी द्रव्य हैं, उनका संयोग और विभाग किस वजह से होता है, तो कर्म की वजह से होता है। और उसके बाद क्या है, धातु साम्यता, यानी बॉडी को हेल्दी रखना, ठीक है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे काम फॉलो करने हैं, तो वो क्या हुआ, कर्म हुआ। रोगों का कारण भी बताया गया है। अगर मान लीजिए आप जितने भी गलत काम करेंगे तो उससे क्या होगा, शरीर में रोग उत्पन्न होंगे, वो होगा कर्मज रोग, ठीक है। कर्म से उत्पन्न हुए रोगों को बोलते हैं कर्मज रोग। वो सब किस वजह से होंगे, कर्म गलत होंगे। इसके बाद है द्रव्य, आप दोष और द्रव्य के आधार पर ही ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ग्रहण और लंघन, ये जो कार्य है ये किस प्रकार से होता है, द्रव्यों की वजह से होता है, तो ये भी क्या हुआ, कर्म हुआ। और चिकित्सा अगर आप करने जाते हैं, शस्त्र क्षार पंचकर्म, ये सब चिकित्सा ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, ट्रीटमेंट में यूजफुल है, क्या है, अलग अलग प्रकार के जो भी कर्म है किसमें है, ट्रीटमेंट में यूजफुल है। इस प्रकार से आयुर्वेद में इंपॉर्टेंस बताई गई है किसकी, कर्म की। ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। बहुत ही छोटा चैप्टर टॉपिक है, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, बट इसका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में भी, यूनिवर्सिटी में भी, वाइवा में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। स्पेशली इसका जो क्लिनिकल एप्लीकेशन वाला पार्ट है या आयुर्वेद में इंपॉर्टेंस वाला पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कर्म के भेद वगैरह आपको सब अच्छे से पढ़ना है। कोई भी डाउट है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स में पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करूंगी, और इसको आपको आज श्योरली बुक से जाके पढ़ना है, और इस चैप्टर को यहीं पे बुक से एक बार अच्छे से रीडिंग लेनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा सेकंड टर्म का उसको पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। थैंक यू।